थैंक यू सर। थैंक जी मैम। वो है महिपाल दान। जी सर। नंबर आपके बहुत अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की सिव तहसील का निवासी हूँ। एमए कब किया? एमए सर 2022 में। अरे और नेट? नेट सर 2023 में नेट जो आज जेआरएफ है आप? जी सर। अब चलो ठीक है। अब कहाँ करें पीएचडी? सर अभी मैं जयपुर में ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से पीएचडी पीएचडी कर रहे हैं? जी सर। रजिस्ट्रेशन हो गया? किस विषय पर? विषय सर जैनेंद्र और अज्ञे की मनोविश्लेषणवादी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन। दोबारा बोलो। जैनेंद्र कुमार और अज्ञे की मनोविश्लेषणवादी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन। जी सर। ज्योति विद्यापीठ से कर रहे हैं? ज्योति विद्यापीठ। कौन है इसके साथ? ज्योति हाँ राजबाला मैडम मेरे गाइड है। राजबाला मैडम? जी सर। जी मैम। वहीं पढ़ाती हैं? जी मैम। अच्छा तो इसमें ये विषय क्यों चुना आपने? क्या साम्य और वो लगा आपको तुलनात्मक? हाँ तुलनात्मक। जी सर। जी सर। आपको सही लगा, उचित लगा? जी सर, जब हिंदी कहानी के उद्भव और विकास और हिंदी कहानी की बदलती हुई प्रवृत्तियों का मैंने विश्लेषण किया तो प्रेमचंदोत्तर युग में हिंदी कहानी एक नवीन मोड़ लेती है। जब जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे दो ध्रुवों के मध्य हिंदी कहानी सिमट रही थी तो प्रेमचंदोत्तर युग में जैनेंद्र कुमार ने, अज्ञे ने और हिलाचंद्र जोशी इन्होंने हिंदी कहानी को एक नया मोड़ दिया, एक नई जमीन दी। जो प्रेमचंदीय जो सामाजिक यथार्थवादी धारा थी उससे इतर यह व्यक्ति को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी जा रही थी। यह कहानियाँ चरित्र प्रधान थी, स्त्री पुरुष संबंधों पर थी और व्यक्ति के मन के विश्लेषण को लेकर कहानियाँ लिखी जा रही थी। ठीक है, आपने अभी तक तो इसको लेकर जो अज्ञे और जैनेंद्र, मतलब जैनेंद्र और अज्ञे दोनों कहानी में मनोवैज्ञानिक जी सर वृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, विवृत्ति करते हैं। जी सर। जी सर। लेकिन दोनों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में कुछ फर्क पाते हैं आप? जी सर, बिल्कुल फर्क है। जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी कहानी धारा के प्रवर्तक हैं। उनके ऊपर मनोविश्लेषण के साथ साथ गांधीवाद का भी प्रभाव है। वह सहज व्यक्ति की स्थापना करने के वह पक्ष में है। वहीं अज्ञे के ऊपर मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ सार्त्र के अस्तित्ववाद और प्रेम का दर्शन है, चिंतन प्रदान है, उनका भी बहुत गहरा प्रभाव है। तो दोनों के ऊपर केवल मनोविज्ञान की सैद्धांतिकी का प्रभाव नहीं है। मुझे अपेक्षा है कि आपने जरूर पढ़ी। दो कहानियां बताता हूँ मैं, दोनों की एक है। जी सर। उनकी आप तुलना करके बताएं दोनों की वृत्तियों का। जी सर, मैं कोशिश करूँगा। दोनों का जी सर। जैनेंद्र की कहानी है पाजेब। जी सर। और अज्ञे की कहानी है रोज। जी सर। दोनों क्या फर्क पाते हैं दोनों में? जी सर, पाजेब कहानी जैनेंद्र बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो बालकों की जो परिवार के अंदर जब जो स्थिति होती है कि वह बड़ों के अधीन रहते हुए उनके जो बड़ों के आदर से वो बालकों के ऊपर थोपे जाते हैं। बालकों की संवेदनाएं नहीं समझ पाते। एक पाजेब चोरी होने के कारण वास्तव में उस मुन्ना जो नाम है मुन्ना, उसने वो उसको चोरी नहीं की है, लेकिन परिवार का दबाव इतना है, वह बालक की संवेदनाओं को, अंतर्मन को नहीं समझ पाता है और एक संशयवश उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का जो प्रतिरोध मनोविज्ञान है उसका चित्रण है। रोज में क्या है? और रोज कहानी में जीवन में नवीनता, यांत्रिकरण, नीरसता, जीवन में नएपन के अभाव के परिणाम स्वरूप जो स्त्री पुरुष संबंध होते हैं, पति पत्नी संबंध होते हैं, उनका जीवन यांत्रिकरण है। जो उनकी पीड़ा, संतरास, अकेलापन, एकांतवाद, इतने बज के बस एक कथन आता जो पूरी संवेदना को दिखाते हैं कि ऐसा तो रोज ही होता है। बच्चा रोता है तब जो पाजेब कहानी है उसके संदर्भ में एक बात और आप ऐड कर सकते हैं अपने जी सर। उसमें के बहुत बड़े, किसने कहा मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कही है बाल मनोविज्ञान और बच्चों के बारे में। जी सर। जी सर। चिल्ड्रन बिगिन बाय लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यस, आफ्टर ए व्हाइल दे जस्ट देम। यस। नदी के दीप अज्ञे की रचना है। जी सर, का उपन्यास। उसमें एक व्यक्ति विशेष की खोज है कि एक समूह की खोज है या फिर किसके मनोविश्लेषण की बात है कि कोई कितने लोग हैं? जी सर, नदी के द्वीप में अज्ञे समाज से नहीं, समाज में रहकर स्वतंत्रता की कामना करते हैं। वे लिखते हैं कि प्रश्न ये नहीं है,
मैं उसी पे सर आ रहा हूँ। सर जो नदी के द्वीप, सर आप उपन्यास की बात कर रहे हो या कविता की बात कर रहे हो? उपन्यास की बात करें। सर उपन्यास तो मैंने सर पढ़ा नहीं है, बस कविता मैंने नदी के द्वीप पढ़ी है। क्या कृष्णा सोपती ने भी कोई मनोवैज्ञानिक कुछ लिखा है? जी सर, कृष्णा सोपती की कहानियाँ हैं स्त्री मनोविज्ञान के ऊपर। बादलों के घेरे में उनकी प्रसिद्ध कहानी है। मित्रों मरजानी जो उनका उपन्यास है, स्त्री विमर्श की जो एक मुखर अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से की है। लीलाचंद्र जोशी का वो पढ़ा है, राज का पंछी? सर पढ़ा नहीं, लेकिन उनके बारे में हाँ। अभी आपने जैनेन्द्र पर 2 प्रभाव बताए, मनोवैज्ञानिक, जी, दोनों जी। का अंतर बता दिए। एक ही सवाल पूछूंगी, बाकी दूसरे। तो ये जैनेन्द्र पर कुछ और भी प्रभाव है जो आपने गांधीवाद वाली बात बताई। जी मैम। गांधीवाद का प्रभाव इधर आप बता रहे हैं, जहाँ और साथ वाली बात। जी मैम। एक और क्या है, जैनेन्द्र जी, सर। 3 से मिलकर बने हैं। सर जैनेन्द्र जैनेन्द्र की का प्रारंभिक व्यक्तित्व कहानियाँ, 3 से मिलकर बना है। जी मैम, जैनेन्द्र की प्रारंभिक कहानियाँ वो मनोविश्लेषणवाद गांधीवाद से प्रभावित हैं, लेकिन जैनेन्द्र अंत तक आते आते जैनेन्द्र विचारक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। जैनेन्द्र पर जैन दर्शन का बहुत स्यादवाद, गहरा प्रभाव। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो अंत में जो कहानी, जैसे तत्सत कहानी है, अपना अपना भाग्य कहानी है, नीलम देश की राजकन्या कहानी है, उसमें स्यादवाद का बहुत गहरा प्रभाव है। जैसे स्यादवाद में सत्य की कोई एक व्याख्या नहीं होती, वहीं जैनेन्द्र की कहानी जिस कथा सूत्र से प्रारंभ होती है, अंत कहाँ तक खत्म होगा, किस प्रकार उसका अंत होगा, इसका पता नहीं चलता है। ये उनकी विशिष्ट कहानी कला है। तो जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी भी है, गांधीवाद का भी प्रभाव है, और जैन दर्शन के स्यादवाद है, इनका भी उनके ऊपर प्रभाव है। जो उनकी पूरी कहानी की जो परंपरा रही, 130 कहानियों के माध्यम से उन्होंने कहानी की परंपरा को समृद्ध किया, उनमें दिखाई दिया देता है। उपन्यास पढ़ा है आपने जैनेन्द्र का, जब आप थीसिस के लिए जी वो मैम, बना रहे मैं होंगे? त्यागपत्र मैंने पढ़ा है। पढ़ा? जी। तो उसकी जो नायिका है मृणाल, मृणाल, और उसका जो भतीजा है प्रमोद, जी हाँ, मैम। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है, जी मैम। वो जैनेन्द्र जो बताते हैं, और जैसे वो शुरुआत उपन्यास की एक पूर्व दीप्ति पद्धति से करते हैं ना, नहीं भाई पाप और पुण्य की समीक्षा मैं नहीं करूँगा, जज हूँ, कानून की मर्यादा जानता हूँ, ये पूर्व दीप्ति पद्धति से करते हैं। जी मैम। जय बुआ के और भतीजे के बीच जो संबंध है वो किस तरीके का है? सर बुआ और भतीजे के बीच में संबंध है, वहाँ पर स्पष्ट तो कोई तस्वीर सामने आती नहीं है, लेकिन जैनेन्द्र ये सूत्र छोड़ते हैं कि उनके बीच में रागात्मक संबंध है। रागात्मक संबंध? जी सर, स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल है रागात्मक संबंध। तो जो फ्रायड का मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान का जो फ्रायड कहता है, जी मैम, उन चीज़ों का प्रभाव है ना जैनेन्द्र पर? प्रभाव बिल्कुल है। जैनेन्द्र जो सिगमंड फ्रॉइड की सैद्धांतिकी है, उनमें वे कहते हैं कि लिबिडो या जो काम चेतना है वह नैसर्गिक है, वह रिश्ते नाते काल समय जो परिवेश से बाधित नहीं होती है, वह जितना आप उसमें दबाओगे वह विकृत रूप से बाहर निकलेगी। तो विकृत रूप से संबंध कुंठा पैदा होगी, विकृत रूप से संबंधों का भी बिखराव होगा, संबंध भी वहाँ पर विकृत रूप से सामने आएंगे। तो वहीं प्रभाव के सारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास होते हैं। हाँ, फ्रायड ने शुरू किया, एडलर, युंग, जॉन लोका, नैन्सी कोर्डोरो, ये सब फ्रायड का लिबिडो है। बिल्कुल जी सर। वैसे एडलर का क्या सिद्धांत है, एक वाक्य में बताइए। सर एडलर फ्रायड फ्रायड, बेस मानता है। हाँ, एडलर व्यक्ति को बेस मानता है। उनकी कार्ल युंग की जो प्रमुख शब्द हैं वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी मनोविश्लेषणवाद का विश्लेषण करते हैं। बस ठीक है, ये तो हो गया जैनेन्द्र और उसका। अब आप पूछिए, आप लोग हमने तो पूछ आपने लिया। कहानी पढ़ी थी, उसने कहा था। जी सर, पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़िए सर। कविता को पूछिए। और नहीं, उसका मैं पूछूंगा। ये कुछ नहीं। कहानी 1915 की है, सितंबर 1915, दिसंबर 1915। जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अच्छा, जी सर। जून में होगी। उसी समय प्रेमचंद की शॉर्ट कहानी लिखी थी 1915 में, एक हाँ। 2 महीने आगे। जी सर। उसी समय जयशंकर प्रसाद की भी आगे पीछे छपी थी, वो पुरस्कार गया था। पुरस्कार तो सर बाद में आई। कोई बात नहीं, अब 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। आप ये बताइए कि उस कहानी को एक मील का पत्थर माना जाता है, उसने कहा था कहानी को। तो उसकी मूल संवेदना, उसके आयाम बताइए और उसकी टेक्निक पर चर्चा बताइए, क्यों है मील का पत्थर वो कहानी? जी सर, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के एक प्रमुख हस्ताक्षर है। तो उसने कहा था कहानी प्रेम और युद्ध के मध्य झूलती हुई कहानी है।
वह पूर्व दीप्ति शैली में के अंदर लिखी गई है। पहले उसके भाव पे बोलो। उसमें एक प्रेम कहानी है, प्रेम का आदर्शात्मक रूप है कि विवाह पूर्व जो प्रेम उनके जो लहना सिंह और सुबेदारनी होरा के मध्य होता है, वह बाद में उनके बीच में समर्पण का भाव के रूप में आगे आता है। वह ये तो एक आयाम हुआ। एक आयाम, जी सर ये है। और दूसरा उसमें सर अभी सर मैं एक ही यही बात सोच रहा हूँ। और युद्ध की तो समझ वो टेक्निक है उसमें, एशिया बनाम यूरोप और इस तरह का युद्ध का और उसका जो वर्णन है वो नहीं है। हाँ, विश्व युद्ध की जो घटना है, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध की एक घटना है। देखिए ना, क्या नाम है उसका घर? दंगल, ना गदर गदर लगान, लगान। लगान लगान लगान। एक आयाम थोड़ी है उसमें, तो जिन कितने आयाम है, जैसे उस कहानी में व्यक्तिगत और उसका प्रेम भी है। परिवेश की दृष्टि से। हाँ, परिवेश है, बाह्य परिवेश है, विदेशी पृष्ठभूमि के ऊपर है, जहाँ पर उसमें बेल्जियम की पृष्ठभूमि है, जर्मनी और बेल्जियम के मध्य युद्ध की जो पृष्ठभूमि उसके ऊपर है, और भारतीयता और विदेशीपन भी है। मेरे ख्याल से प्रेमचंद के बाद की कहानियों का अध्ययन ज्यादा किया है। मेरी पीएचडी का विषय वहाँ है, तो मैंने जमीन उसको ही तलाशी है। मैं तो पूछ रहा हूँ, जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी, वो अलग बात। जी सर। तो वो टेक्निक के आधार पर, भावों को संवेदना के आधार पर वीर का कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 3 कहानियाँ लिखी। कौन सी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये कहानी पूरी नहीं है। कौन सी? उसने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी है, जो उसमें कमलेश्वर की पत्रिका निकलती है, सारिका पत्रिका में? चलो इसके बारे में कोई मुझे बात जानकारी नहीं। नहीं। जी सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नई कहानी की 2 विशेषताएं होती हैं। जी सर, नई कहानी और लघु पहली कहानी जिसको कि ये नई कहानी की पहली कहानी मानते हैं, वो विवाद अलग है, लेकिन इससे शुरुआत है। सर, नई कहानी की पहली कहानी तो नामवर सिंह ने परिंदी कहानी को माना, निर्मल वर्मा की 1956 के अंदर आई। और नई कहानी जो उनकी जो प्रमुख केंद्रीय विशेषता है, एक तो वह है कि इसमें मध्यम वर्ग की संतरास पीड़ा उनको अभिव्यक्ति दी है। अच्छा। जी। दूसरा, उसमें अनुभूति की प्रामाणिकता है, अनुभूति उसमें स्वयंभूत अनुभूति। और तीसरा, उसमें जो देखते हैं लघु मानव की जो अवधारणा है। लघु क्या है? सर, लघु मानव द्वितीय विश्व युद्ध, शहरीकरण, औद्योगिकरण के बाद जो मानव जीवन की जो क्षण भंगुरता महसूस हुई तत्कालीन समाज में, भीड़ में अकेलापन, जीवन में जो एक अजनबीपन जो अल्बेर कामू की प्रमुख अवधारणा रही, उनको लेकर एक मानव को कहीं न कहीं लगा कि जीवन क्षण भंगुर है। ये तो आप चीज बता रहे हैं ना, जी मैं मैम। बीच में बोल रही हूँ, फिर मैया जी करेंगे। जी ये मैम। जो चीज अभी बात हो रही है, अजनबीपन और ये अकेलापन और शहरीकरण और औद्योगिकरण, गांव से कस्बों में आए, ये केवल आधुनिक काल में ये चीज हमें इसी में नहीं मिलती, सब में कहानी नहीं, ये सब में पूरे मिलती। नई कहानी में, नई कविता में, कविता नई में, साठोतरी में, कहानी में, उपन्यासों में। चलो, तो थोड़ा कविता पे आते हैं। जी सर। कविता हमने आपने दिनकर का वो पढ़ा है, कुरुक्षेत्र? जी सर, कुरुक्षेत्र पढ़ी है, लेकिन शब्द से पंक्तियाँ याद नहीं। उर्वशी के बारे में सुना है? उर्वशी नहीं सर, रश्मि रथी, उर्वशी दिनकर की है, 1961 में आई। रश्मि रथी सर पढ़ी। उसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है संक्षेप में। जी सर। उसमें काव्य शास्त्रीय व्यंजना भी है कुछ। जी सर। स्पष्ट शब्द मत चुनो, चुनो उनको जो कुछ धुंधले हैं। स्पष्ट शब्द मत चुनो, चुनो उनको जो कुछ धुंधले हैं, क्योंकि शब्द के इसी अर्थ के पूरा खुल जाने से जीवन में जो भी प्रकाश है शेष नहीं रहता है। जीवन में जो भी प्रकाश है शेष नहीं रहता। क्या कहना चाहते हैं दिनकर? इसमें सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें जो निश्चयार्थ अर्थ है किसी भी पाठ का, टेक्स्ट का, काव्य का, उनको यह नहीं मान रहे, ये संशय करते हैं हर एक। उसको क्या कहते हैं, किसका अर्थ होता है? वो विखंडनवादी जो अवधारणा है उसके, कि किसी पाठ का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसमें हर पाठ के ऊपर ये संशय करते हैं और अन्य अर्थ हो सकते हैं विभिन्न। शब्द के हिसाब से क्या होता है, कौन सी शक्ति होती इसको है? सर ये व्यंजनार्थ सब शक्ति है, ध्वनि का है। व्यंजनार्थ के अन्य अर्थ इसको। स्पष्ट शब्द क्या है? अभिधा? नहीं, अभिधा नहीं सर, इसमें व्यंजना है। नहीं, वो तो बाद में इशारा कर रहा है ना वो। हाँ, लेकिन स्पष्ट शब्द मत सुनो, सुनो उनको जो कुछ धुंधले हैं, धुंधले हैं, वो व्यंजना। वो व्यंजना। हाँ, तो मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा था। भैया जी, भैया से पूछेंगे। काव्य जगत जो है, ये संसार जो है, वो उसमें
नाटक विधा को रम्य माना गया है, जी सर। क्या कहना है आपका, क्यों? जी सर, नाटक अपना प्राण तत्व रंगमंच पर ही प्राप्त करता है। कहानी और कथात्मक जो उपन्यास है वैसे ही मामले में भिन्न है कि उनके जो प्रमुख अंतर है वो रंगमंचीता है। रंगमंच पर ही नाटक अपना अस्तित्व प्राप्त करता है, रंगमंच केवल नाटक निष्प्राण है, तो मंच ही उनका एक प्रमुख। नाटक जो है रूपक का एक भेद है, जी सर। और रूपक के 10 भेद है, जिसमें एक तो भाण है, जी सर, भाण, प्रहसन, व्यायोग है, व्यायोग समकार है, डिम है, विराम है, विधि है, प्रहसन है। प्रहसन। तो क्या हिंदी में कोई भाण लिखा गया? सर भाण अभी कोई रचना याद नहीं आ रही है वातेंदुपाल में सर मुझे। प्रहसन लिखा गया? प्रहसन तो वैदिक की हिंसा इंसाना भवती प्रहसन लिखा हुआ। सर भाण मुझे पढ़ा हुआ लेकिन अब रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, पैर उठाइए, अपना नाम लिखिए। जी सर। इसका अर्थ क्या है? जी सर, इसका अर्थ मही पाल। मही अर्थात पृथ्वी, पाल अर्थात पालक, पृथ्वी का रक्षा करने वाला। उस संदर्भ में इसका जो भावार्थ निकलता है। अच्छा, तो ये महिपाल का अर्थ हो गया राजा। सर राजा और अन्य अर्थ में पृथ्वी के पालक हाँ, बोलते पृथ्वी का पालक राजा। हाँ, राजा के संदर्भ में ले सकते हैं। इसमें कैसा समास करोगे? महीपाल, इसमें सर बहुव्रीहि समास की। कैसे करोगे? इसमें महीपाल अर्थात राजा के संदर्भ में अन्य अर्थ निकलता है। अच्छा, एक दोहा लिखो, पलनी पीक, पलनी पीक, पलन ना, पलनी, पलनी, नी हरस हो, पलनी नहीं, पलनी। पलनी, पलनी पीक, अंजन अधर, अंजन सही लिखा है। अंजन अधर, धरे महावर भाल, महावर भाल, हाँ सुनो, आज मिले, आज मिले सो भली करी, आज मिले सो भली करी, भली करी, हाँ भली करी, भले भले बने हो भले लाल। बने हो लाल। किसका दोहा है? सर बिहारी का। वहाँ भी एक पूर्ण विराम आएगा क्या? सर यहाँ पर वहाँ तो ऊपर तो एक ही आएगा, ऊपर तो एक आएगा, दोहा है ना ये। अच्छा दोहा है तो दो। हाँ। सॉरी। ये नीचे वाली जो यति है, इसको क्या बोलेंगे? इनको ऊपर वाली सर तो पूर्ण यति है, पूर्ण यति है। नीचे वाली क्या बोलेंगे? इसका सर अभी जानकारी नहीं। परिपूर्ण यति। परिपूर्ण क्या यति। लगती है? परिपूर्ण यति परिपूर्ण यति। भी ठीक है। जानकारी नहीं। तो इसको समझा दीजिए। सर पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सो भले करी। आज आज मिले, आजू आजू ओ रस हो, हाँ सही है। ये सर एक नायक है जो किसी अन्य नायिका के साथ रतिक्रिया करके आया है। जो अपनी पूर्व नायिका है वह उसकी जो उस स्थिति को है जो वो उसको निहार रही है, देख रही है। पलनी पीक, पीक अर्थात जो पान का रस होता है वह उसकी पलकों के ऊपर है, अर्थात नायिका ने उसके पलक चूमे हैं। अंजन अधर, जो अंजन है वह उसके होठों के ऊपर है। और भरे महावर भाल, जो नायिका के पैरों के ऊपर जो महावर लगाई जाती है वह उनके भाल ललाट के ऊपर है। तो ये रति क्रिया की जो क्रीड़ाएं भी हैं उनकी जो अभी उसके शरीर के ऊपर संकेत हैं उनको ये इशारा कर रहे हैं। आज मिले सो भले करी, भले बने हो लाल, कि आज मिले हो अर्थात आज ये रात्रि के अवसान के बाद की जो स्थिति है
भले बने हो लाल। आज उनका रूप है जो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से कौन इसकी सा अलंकार है? इसमें पलनी पीक अंजन अदर परे महावर भाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। आपने अर्थ तो बिल्कुल सही दिया है। सर अलंकार राइटिंग पीक लगा हुआ है, अंजन अदर लगा हुआ है। पी का अर्थ क्या है यहाँ? सर पीक का अर्थ तो जो पान का रस होता है हाँ, नाई का, हाँ ओके, पान के हाँ, रस ठीक। का आता है। ये दूसरे इसमें सर अलंकार तो पलनी पीक में सर एक यहाँ पर सर छेकानुप्रास होगा। दूसरी पंक्ति का अर्थ डिस्कस नहीं किया। अनुप्रास छोड़ दीजिए, अनुप्रास तो छेकानुप्रास अंजन अदर में भी अंजन रूप होठों पे अदर लगी हुई है। व्यंजना व्यंजना क्या है वो स्पष्ट नहीं वही किया। आ रहे हैं, उसी का आ रहे हैं। सर यहाँ पर वो कटाक्ष कर रही है, वक्रोक्ति के भाव से कह रही है। कौन सी वक्रोक्ति है इसमें? कहाँ पर वक्रोक्ति है? सर इसमें भले बने हो लाल, कौन यहाँ सी पर नाई का वक्रोक्ति? सर यहाँ पर ये श्लेष वक्रोक्ति है, श्लेष वक्रोक्ति श्लेष। कैसे? क्योंकि यहाँ पर काकू वक्रोक्ति कंठ से जो बोली जाती है उससे जैसे, तो उसमें शब्द के मध्य पूर्ण विराम का विलोम करके अलग अर्थ निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ निकल रहा है। जो नायिका कहनी चाहती है वह व्यंग्यार्थ में कह रही है। क्या व्यंग्यार्थ ये कि भले बने हो लाल में सामान्यतः ये खुश होकर भले नहीं कह रही, एक व्यंग्य के रूप में कह रही कि आज तुम भले दिख रहे हो, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये कहीं अन्य जाकर रति क्रिया करके आए। वहाँ क्या कहने हैं? क्या रूप धारण किया है? क्या बात है? ये व्यंग्य निकलता क्या है। अच्छे लग रहे हो? क्या अच्छे लगे, लेकिन वो उनके कहना ये चाह रही है कि क्या कहने हैं आपके? हाँ आप गलत हो आप। अच्छा, ये नायिका कौन सी है इस दोहे की? दूसरा एक योजना और है, आज मिलो सो भली करी। कि आज मिलने आ गए, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। आइंदा मत आना। आइंदा मत आना। हाँ, पहन के ये चुनौती है। दोबारा दर्शन बंद करना। यही तो व्यंग्यार्थ है यही इसमें, यही तो व्यंग्यार्थ है इसमें। वो यही तो समझाना था। अच्छा, ये नायिका कौन सी है? आज तो बुद्धि है, ठीक है। सर यहाँ पर नायिका सर खंडिता नायिका, खंडिता नायिका। खंडिता प्रोढ़ा खंडिता है कि धीरा खंडिता है? क्या धीरा खंडिता है? नहीं सर ये प्रोढ़ा खंडिता, प्रोढ़ा खंडिता, क्या क्योंकि इसमें? लक्षण है ये कि पहले बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। ये अधीरा होती तो फिर अधीरा हाँ उत्तर दो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लग रहा है ऐसा। सर अधीरा मैं उनकी भाव तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन प्रोढ़ा ये है कि पहले नायक और नायिका का मिलन हुआ है तो उनके बीच में प्रणय फलीभूत हुआ है। ऐसे पूर्व रागिनी नायिका नहीं है। मैं सर यहाँ तक ऐसे समझ पा रहा हूँ। थोड़ा उत्तर चलिए, चलिए कोई नहीं। इसमें नायक कैसा भाई? सर नायक सर प्रोसित पति नायक, प्रोसित पति नायक प्रोसित पति का कौन होता है? जो किसी दूसरी महिला के साथ रति क्रिया करके आए हो। अच्छा, और इसमें कौन सा छंद है? सर इसमें छंद तो सर दोहा छंद, कोई रस भी है? श्रृंगार रस है सर, संयोग श्रृंगार रस में कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। भाव निकल रहा वो संयोग का है। अच्छा, बिठा दीजिए इसको। एक प्रश्न मेरा भी है, सब ठीक दिया तुमने। राजस्थान से निकलने वाली 3-4 पत्रिकाओं के नाम बताओ साहब। जो राजस्थान से निकलती होती सर हिंदी साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी से मधुमती पत्रिका निकलती है उदयपुर से, एक ये है। एक सर कथेसर पत्रिका है जो हनुमानगढ़ से निकलती है, कौन सी? कथेसर कथेसर राजस्थानी में है, राजस्थानी में है। एक सर मरुवाणी पत्रिका है जो रूपायन संस्थान जोधपुर से निकलती है। एक जागती जोत पत्रिका है जो बीकानेर से निकलती है। अच्छा, और जयपुर से कितनी निकलती? सर जयपुर से अभी सर को मुझे याद नहीं आ रही है। अक्सर निकलती है, और ये नाराज हो जाएंगे जयपुर वाले तो हमारा तो नाम ही नहीं लिया है। एक सर परंपरा भी निकलती है राजस्थानी भाषा प्रचार समिति से, ठीक है, परंपरा बहुत पत्रिका। बढ़िया। बहुत अच्छा। पदबंध क्या होता है? पदबंध सर उपवाक्य को पदबंध बोल सकते हैं। जैसे
जैसे सर इस शब्द को समझाओ मुझे, पद बंद। सर पद उसे कहते हैं जब कोई भी शब्द व्याकरण के नियमों में बंधा या वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद बोलते हैं। और यह जब पूर्णतः वाक्य का रूप न ले, लघु वाक्य हो, उसको पदबंध जैसे राम ने कहा। जी सर। कितने प्रकार के होते हैं सर पदबंध के प्रकार सर अपने भी सर नहीं। चल जाते जाते एक उत्तर देके जाइएगा जी सर। कि आप साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं? आप युवा हैं, कोई और काम भी कर सकते हैं, साहित्य की क्या आवश्यकता होगी आपको? जी सर, आज के इस भौतिक जीवन में साहित्य की प्रासंगिकता के ऊपर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन साहित्य मुझे संस्कारित करता है, मुझे अनुशासित बनाता है, मेरी संवेदना का विस्तार करता है। आपकी किसका? संवेदना का विस्तार करता है, मुझे संस्कारित, सभ्य, मुझे आदिम से मुझे इंसान बनाता है, संवेदना का उद्रेक, संवेदना का उद्रेक बहुत करता है। शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।